उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरिद्वार की जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में जिला समीक्षा बैठक की। सीसीआर में हुई मीटिंग में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से खर्च किए गए बजट को लेकर जानकारी ली है। बैठक में सामने आया कि ज्यादातर विभागों के द्वारा 75% से कम बजट खर्च किया गया है, जिस पर मंत्री ने निर्धारित लक्ष्य के बजट खर्च करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में साथ ही बिना तैयारी के और गलत आंकड़ों के साथ ही मीटिंग में पहुंचे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिले में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं काम पर ली जा रही है। बता दें आपको कि सतपाल महाराज ने तमाम तरह की बातें यहां पर कही है और बताया भी जा रहा है कि हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री हैं सतपाल महाराज और उन्होंने हरिद्वार में जिला समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीआर में कोई मीटिंग में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से खर्च में किए गए बजट को लेकर जानकारी ली। तो बता दें आपको कि बैठक में सामने आया है कि ज्यादातर विभागों के द्वारा 75% से कम बजट खर्च किया गया है, जिस पर मंत्री ने निर्धारित लक्ष्य के तहत बजट खर्च करने के निर्देश दिए हैं। रुपेश वालिया ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे क्या दिशा निर्देश दिए गए सतपाल महाराज के जरिए? देखिए, समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यहाँ पर जो चूंकि वो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं हरिद्वार के, तो जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और खासकर जो मुख्यमंत्री जिन चीजों की घोषणा कर चुके हैं, खासकर उन घोषणाओं का अवश्य ध्यान रखा जाए। तो समीक्षा बैठक के दौरान कुछ विभागों द्वारा जब विकास का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया तो उसमें ये देखने में आया कि 75% राशि जो है अभी तक खर्च नहीं की गई है विकास कार्यों की। उस पर बिफर गए जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बिफर गए और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की जो कार्यशैली है उसे वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितने भी विभाग हैं, जो जिला योजना के जितने भी कार्य होते हैं उन्हें अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है खर्च किया जाए, क्योंकि जिला योजना के विकास कार्यों से ही जिले का विकास होता है। तो इसलिए उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर फटकार लगाई है। साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द, चूंकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले जल्द से जल्द जो है विकास कार्यों का ब्यौरा बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करें और जितने भी विकास कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराएं। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। रुपेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। नगर निकाय चुनाव लड़ने के दावेदारों के बीच प्रत्याशियों का चयन करने के लिए बीजेपी रायशुमारी कर रही है। हरिद्वार पहुंचा बीजेपी का पर्यवेक्षक दल बीजेपी जिला कार्यालय में पार्षदों की टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत कर नब्ज टटोल रहा है। हर वार्ड के लिए 3 नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं हरिद्वार नगर निगम मेयर सीट महिला ओबीसी आरक्षित हो जाने के चलते पार्टी नेताओं को प्रत्याशी का चयन करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और बता दें कि टिकट के दावेदारों के साथ ही बातचीत कर नब्ज टटोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। रुपेश वालिया ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी का पर्यवेक्षक हरिद्वार पहुंचा ये पूरा दल और क्या कुछ अभी तक निकल के खबर सामने आई है? देखिए, जब से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की घोषणा शासन द्वारा की गई है तब से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हो चुके हैं। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जो जितने भी दावेदार हैं उनसे रायशुमारी करके और पदाधिकारियों से रायशुमारी करने के बाद जो भी मेयर पद का सुयोग्य उम्मीदवार होगा उस पर मोहर लगानी है उन कमेटियों को। तो इसी क्रम में जो बीजेपी के पर्यवेक्षक दल है वो यहाँ पर हरिद्वार जिला कार्यालय पहुंचा था। तो जिला कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने जितने भी दावेदार हैं बीजेपी के, उन दावेदारों से रायशुमारी की है। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष सहित जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी रायशुमारी की है, क्योंकि जो हरिद्वार नगर निगम मेयर की सीट है
वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में ओबीसी महिला का मजबूत दावेदार चुनना, मजबूत दावेदार खड़ा करना दोनों ही दलों के लिए फिलहाल की डेट तक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है कि दोनों ही दलों पर अभी तक ओबीसी महिला की किसी की मजबूत दावेदारी नहीं है। बावजूद इसके जिन लोगों ने भी, जिन पदाधिकारियों ने भी बीजेपी से मेयर पद के दावेदारी पेश की है, उन्हीं लोगों में से किसी एक को यहाँ पर बीजेपी के जो पर्यवेक्षक दल है वो चुनेंगे। साथ ही साथ यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है। कांग्रेस में भी किसी प्रकार का जो ओबीसी महिला है वो मजबूत दावेदारी किसी की यहाँ पर नहीं लग रही है। बावजूद इसके जितने भी जो महिला दावेदार हैं उन्होंने आवेदन किया है, तो उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। तो फिलहाल दोनों ही दलों के लिए बड़ी माथापच्ची का विषय बन गया है कि किस ओबीसी महिला के नाम पर आखिर किस महिला को यहाँ पर लड़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुद्रपुर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी तेज हो गई है। भाजपा जिला कार्यालय में नगर निगम की मेयर पद के लिए पर्चा दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी है तो चुनावी जंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ भाजपा कार्यालय के बाहर नारों की गूंज दिखाई दी। चुनाव प्रभारी के पास अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे भाजपा उम्मीदवारों में जोश और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा था, जिसमें बताया गया था कि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, पार्टी उसे जोरों शोरों से चुनाव लगाएंगे और ऐसे में फिर से रुद्रपुर में कमल खिलेगा। और अब देखना होगा कि किसकी रणनीति और मेहनत रंग लाती है और कौन बनता है रुद्रपुर का नया मेयर। निकाय चुनाव की सरगर्मियां पौड़ी में भी तेज होती जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के समक्ष आधा दर्जन से ज्यादा महिला दावेदारों ने मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं इन सब में सबसे कम उम्र की महिला दावेदार प्रियंका थपलियाल भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जिस तरह से महिलाओं को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करती हैं। और ऐसे में पहली बार नगर पालिका पौड़ी की सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से सबसे कम उम्र का फायदा भी उन्हें इस चुनाव में मिलेगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें टिकट देकर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कराएगी। और ऐसे में नगर पालिका सीट से भाजपा के पर्यवेक्षक विनोद कंडारी ने कहा है कि सभी दावेदारों का नाम प्रदेश स्तर पर भेजा जा रहा है, जिसका नाम भी इस सूची से फाइनल होगा। उसके पीछे सभी भाजपा के कार्यकर्ता जी जान से लग जाएंगे और ये सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। टिहरी जनपद के नगर पंचायत घनसाली और चमलियाला में बीजेपी द्वारा भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों का मन टटोला है और अध्यक्ष और सभासदों के 3 नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को भेज दिया गया है। बता दें कि बीजेपी द्वारा निकाय चुनाव पर्यवेक्षक राजपुर रोड विधायक खजाना प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, रमेश चौहान ने सबसे पहले नगर पंचायत घनसाली में पार्टी कार्यकर्ताओं और दावेदारों से एक एक कर बुलाकर रायशुमारी की है। और ऐसे में घनसाली से अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि नगर पंचायत चमलियाला में 4 लोगों ने पार्टी पर्यवेक्षकों के सम्मुख अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं सभासदों के लिए भी दोनों नगर पंचायतों में चर्चा की गई है। रायशुमारी बैठक के बाद तीनों पर्यवेक्षकों ने कहा है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत और उनके अनुरूप दोनों नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासदों के 3-3 प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड राज्य से संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी किए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया है और सरकार का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से
संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है और एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होनी जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रुड़की नगर निगम के बाहर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सचिन गुप्ता ने कहा कि देश के संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी कर उन्होंने उनका ही नहीं देश का अपमान किया है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि देश के राष्ट्रपति को गृह मंत्री को फौरन उनके पद से हटाने का काम करना चाहिए। जैसे कि मीडिया ने जिला अध्यक्ष से क्वेश्चन किया और कि कांग्रेस रुड़की में 2 हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। आज पुतला दहन में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जिला अध्यक्ष अपनी बात से मुकरते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के साधु संत आज प्रयागराज के लिए रवाना हुए। निरंजनी अखाड़े से सैकड़ों संत ढोल नगाड़ों के साथ अपना पूरा साजो सामान लेकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुए। ये सभी संत प्रयागराज में साधुओं के लिए बनी छावनी में रहेंगे और कुंभ मेलों के शाही स्नान में स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव ने और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि 2025 का महाकुंभ भव्य होने जा रहा है और इस मेले में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह 2019 का अर्ध कुंभ मेला भव्य ढंग से आयोजित हुआ था, उसी तरह 2025 महाकुंभ मेला भी ऐतिहासिक होगा। खबर चमोली जिले की जोटीमठ तहसील की है, जहां पर 2 भूस्खलन प्रभावित गांव पगनो और उर्गम के प्रभावितों को प्रशासन की ओर से पुनर्वास के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें पगनो गांव के 19 परिवारों और उर्गम गांव के 3 परिवार शामिल थे। भूस्खलन से प्रभावित गांव पगनो के 40 परिवारों के साथ ही उर्गम के तल्ला बगडिंगा और तोक के 3 प्रभावित जो परिवार हैं उसको पुनर्वास और विस्थापन के लिए प्रशासन की ओर से 1,92,50,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। शीतकालीन यात्रा के अंतिम पड़ाव नरसिंह मंदिर में ज्योतिष पीठ की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पहुंचने पर स्थानीय लोगों के द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। ज्योतिमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नवदुर्गा मंदिर नरसिंह मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान स्थानीय यात्रा में शामिल 108 श्रद्धालु के साथ ही चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भी शामिल थे। 16 दिसंबर से हरिद्वार से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा तीनों धामों के शीतकालीन स्थलों के बाद शुक्रवार को ज्योतिमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंचेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत का वार्षिकोत्सव स्पदन मुख्य अतिथि कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और बता दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत ने अपनी वार्षिकोत्सव स्पदन सेना के दीवान सिंह हॉल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद श्रीमती यादव ने 2023 से 24 में शिक्षा और अन्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के वार्षिक समारोह स्पदन 2024 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस सफल आयोजन के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल परिवार और सभी योगदानकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं प्रतिभाशाली
विभागियों के असाधारण प्रदर्शन, अटूट प्रतिबद्धता और आज की उत्कृष्टता की भावना के साथ ही समर्पण दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन यहां की व्यवस्था सुधारने के बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टर्स से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी हालात सुधारने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधी तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना तो दूर, उसे एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। यह हालत तब है जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून की पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे अस्पतालों से तुलना की जाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर दून अस्पताल यानी कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएमएस बेहतर कम्युनिकेशन का तालमेल न होना बता रहे हैं। वहीं डीएम देहरादून समीन बंसल ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी, क्यों लापरवाही की गई है, साथ ही जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। शक्ति फॉर्म के दर्जनों बाढ़ पीड़ित परिवारों ने सितारगंज में पहुंचकर उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जुवाठा को ज्ञापन देकर आवासीय पट्टों पर काबिज करने की मांग की है। वर्ष 2010 में शक्ति फॉर्म में आई भयंकर बाढ़ में मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान ही बाढ़ पीड़ितों को आवासीय पट्टे दिए जाने की घोषणा को अमल में लाते हुए 35 परिवारों को आवासीय पट्टे निर्गत किए थे, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पट्टों पर अग्रिम आदेशों तक कब्जा दिलाने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर प्रशासन बार बार जमीन तलाशने की बात कर मामले को लटका रहा है। न तो राजनगर में निर्गत पट्टों के स्थान पर काबिज कराया गया और न ही नए स्थान का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। विस्थापित बंगाली परिवार की बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द आवासीय पट्टे देकर कब्जा दिलाए जाने की बाढ़ पीड़ितों परिवारों ने मांग की है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है और यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पहले के मुताबिक बिजली चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% के करीब आ गई है। विभाग की कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए। इसके लिए जागरूकता लाने के साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के दिशा में भी विभाग कार्य कर रहा है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम, व्यापारियों के विरोध के चलते बैरंग वापस लौटना पड़ा उसे। बता दें कि मुख्य बाजार गोपेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका चमोली गोपेश्वर अधिशासी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे और इस दौरान नगर पालिका और व्यापारियों के साथ ही तीखी नोकझोंक हुई। व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद जोशी ने नगर पालिका प्रशासन से मामले के समाधान के लिए जिलाधिकारी और व्यापारियों के बीच बैठक का समय मांगा, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ लौट गई और उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध के चलते कार्रवाई रोकी गई है। शीघ्र ही प्रशासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।